लगातार बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। सीधी में बड़ा बस हादसा हुआ है और इस हादसे में अब तक 38 लोगों की जान जा चुकी है। 38 लोगों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। नहर से 38 लोगों के शव निकाले गए हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर लगातार रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। होमगार्ड के जवान मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी अपडेट कुछ भी नहीं है कि एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है या फिर नहीं, लेकिन साथ ही ये भी बताया जा रहा है जो मरने वाले लोग हैं उसमें स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है, महिला और बुजुर्ग भी इसमें शामिल है। लेकिन जो स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि कोई क्रिकेट मैच और रेलवे का एग्जाम था, इस वजह से इसमें ज्यादा संख्या में स्टूडेंट सवार हुए थे। बताया यह भी जा रहा है कि हादसे का बड़ा कारण जो रहा है वो ये रहा है कि यहां पर पिछले 2 से 3 दिनों से जाम की स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि जिस रूट पर इस बस को रवाना होना था सीधी से सतना के लिए, उस रास्ते से डाइवर्ट होकर ये बस दूसरे रास्ते पर जा रही थी। यही वजह है कि यहां पर यह हादसा देखने को मिला है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि इस हादसे का एक बड़ा कारण यह भी रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बस की जो गति होनी चाहिए थी, स्पीड गवर्नर जो होना चाहिए था, वो वहां पर नजर नहीं आया और बस यहां पर बहुत ज्यादा तेज गति से चल रही थी। इस वजह से हादसे का शिकार हुई है। तो लगातार ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। जनप्रतिनिधि भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। स्थानीय सांसद और विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं। जिम्मेदार अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। साथ ही आपात बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई थी। उस बैठक में 2 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्हें घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। मंत्री तुलसीराम सिलावट और रामखिलावन पटेल अब राजधानी भोपाल से रवाना हो चुके हैं और जल्द ही वे घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे हादसे को लेकर अब अलग अलग टीमें गठित कर दी गई है, जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कहां लापरवाही रही, कहां परेशानियां हुई जो इतना बड़ा हादसा देखने को मिला है, कहां रेस्क्यू में दिक्कत आई, कहां अधिकारियों के पहुंचने में लेट लतीफी हुई, तमाम तरह की चीजें हैं जब जांच के दायरे में नजर आएंगी। हरीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, फिलहाल कोई और ताजा अपडेट? देखिए दीपक, जिस तरह से जो पूरा हादसा है इसके बाद जो प्रशासन हालांकि इसमें खोजबीन कर रहा है और पानी में कितने लोग बहे हुए हैं, लेकिन जो पूरा यहाँ का जो अपडेट है वही 36 और 4 यानी 36 का जो आंकड़ा था, तो 36 का आंकड़ा यहाँ भी निकल कर सामने आ रहा है कि 36 लोगों को जो मौत हो चुकी है उनको बाहर निकाला जा चुका है। हालांकि जो प्रशासनिक टीम है वो लगातार अब मुस्तैदी दिखाना शुरू कर दी है, लेकिन बस को बाहर निकालने की भी कवायद की जा रही है, लेकिन अभी उसको बाहर नहीं निकाला जा चुका। हालांकि जो नहर है, नहर का पानी जो है वो कम हो चुका है और धीरे धीरे उसका पानी घट रहा है, तो बस को जो है ऊपरी सतह को हालांकि दिखाई दे रही। हालांकि जिस तरीके से इतने लोगों को जो मृतकों की जो है संख्या जो है वो बढ़ी है, सभी मृतकों को रामपुर नई ले जाया जा रहा है जहाँ उनको रखा जाएगा। इसके बाद पीएम और पंचनामे की कार्रवाई करके आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यहाँ जो मौके पर सांसद विधायक तमाम जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हुए हैं और अपनी अपनी जो है तो कोशिशें जो है तो अपना वो करवा रहे हैं। और प्रशासनिक अमले से अगर देखा जाए तो आईजी, कमिश्नर से लेकर तमाम कलेक्टर और जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है दीपेश तो लगातार अभी भी चल रहा है। जी बिल्कुल हरीश, अभी दिक्कत कहां जा रही है रेस्क्यू करने में? जो एक सवाल पहले हम कर रखे थे कि शायद कुछ लोग इस बहाव की वजह से बह भी गए हैं, तो क्या उन तक पहुंचा गया है? तलाश उनकी की जा रही है? देखिए दीपेश, आपको बता दूं कि एग्जैक्ट जो आंकड़ा है प्रशासन को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कि एग्जैक्ट बस में कितने लोग सवार थे और कितने लोगों को इसमें बह चुके हैं। जो निकल कर जो बस से जो लोग निकल कर सामने आ रहे हैं, जो बस में फंसे लोग हैं, उनको जो बाहर निकाला जा रहा है, उसी के बाद वही आंकड़ा हम लोग दिखा रहे हैं कि कितने लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि जो प्रशासनिक टीम है वो लगातार अपनी तरीके से लगी हुई है कि उनको बाहर निकालने की और पूरी लगी हुई है, लेकिन कुछ अभी जो है तो वो नहीं कहा जा सकता है कि कितने लोग बस में सवार थे और कितने लोग निकाले जा चुके हैं। हालांकि निकालने का आंकड़ा है वो 36 लोगों को बस में निकाला जा सकता है। नहीं हरीश, एक बार फिर से अपडेट करिए। 36 लोगों के शव अभी बाहर निकाले गए हैं और 4 सुबह निकाले गए थे। अभी जो है पूरा आंकड़ा यहाँ पे जो आंकड़ा दे रहे हैं तो 36 आंकड़ा दे रहे हैं। अब इसमें एक चीज कंफर्म नहीं हो पा रहा है दीपेश
जो 4 लोगों को सुबह निकाला गया था, तो क्या उसी आंकड़े में इनको भी शामिल कर दिया है? क्या उनको भी इसी आंकड़े में शामिल कर दिया है कि और इसमें अधिक कम हुआ है? एक चीज मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लगातार मैं बात करने की कोशिश। ठीक है हरीश, आप अधिकारियों से चर्चा करिए, उनसे जानकारी जुटाइए, एक बार फिर आपके पास लौटेंगे। लेकिन ये बड़ा अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रखेंगे। हमारे सहयोगी शरद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। शरद, राजधानी में किस तरह की हलचल है, किस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है और मुख्यमंत्री सचिवालय की किस तरह से नजर है इस पूरे हादसे को? देखिए, हलचल तो क्या होगी, दुखद घटना है, इसलिए हलचल के बजाय ये कहा जाए कि गंभीरता और जो नज़र बनाने की प्रक्रिया है वो ज़्यादा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निगरानी बनाए हुए हैं लगातार। तो ये वक्त दरअसल हलचल से ज़्यादा इस बात को लेकर है कि अब जो संवेदनाएं हैं वो उन लोगों तक पहुँचें। हालांकि बहुत सारी बातें अब हो रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अब रेस्क्यू किस चीज़ का हो रहा है ये हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो सिर्फ मृतकों की संख्या के बढ़ने के आंकड़े आ रहे हैं। यानी कि अब रेस्क्यू सिर्फ डेड बॉडीज़ का किया जा रहा है। इस बात की संभावना बहुत कम है कि वहाँ जो लोग उस बस के साथ में गिरे होंगे नहर के अंदर, क्योंकि पूरी बस नहर में चली गई थी, तो उसमें से कोई जिंदा बच पाएगा। तो जिंदा लोगों का कोई रेस्क्यू अब हो पाए ये संभावना कम लगती है। लेकिन फिर भी ये दुआ की जाएगी कि जो भी लोग अगर बच सकते होंगे किसी तरीके से तो उनको बचा लिया जाएगा, लेकिन संभावना कम है। जहां तक बात राजधानी की आपने की है, तो अगर सुबह से लेकर अब तक के घटनाक्रम की हम बात करें, सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा भी कि जैसे 8 बजे उनको इस घटना की जानकारी लगी, वो तब से ही वहाँ जो सीधी सतना के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अमला है, उसके संपर्क में आ गए थे। लगातार वो निगरानी बनाए हुए थे। एक बड़ा कार्यक्रम गृह प्रवेशम का आज मिंटो हॉल में रखा गया था, जिसमें वर्चुअली जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको भी जुड़ना था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे तो जरूर, लेकिन उस कार्यक्रम को उन्होंने ये कहते हुए स्थगित कर दिया कि आज दिल गवारा नहीं कर रहा है कि इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाए। तो उस कार्यक्रम को जैसे ही स्थगित किया, मुख्यमंत्री मंत्रालय पहुंचे। मंत्रालय में उन्होंने आनन फानन में एक बैठक बुलाई, जिसमें तुलसी सिलावट, रामखिलावन पटेल और कुछ अधिकारी भी मौजूद रहे। उसके बाद उन्होंने तुरंत दोनों को, जो तुलसी सिलावट है जल संसाधन मंत्री और रामखिलावन पटेल है राज्य मंत्री हैं पंचायत विभाग के, तो उनको तुरंत घटना स्थल भेजने की उन्होंने बात कही है। वो वहां पर जाएंगे, शरद साथ में रहेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को देते देखें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज के साथ साथ कल के कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए गए। दमोह का दौरा कल होने वाला था, वो स्थगित किया गया है। कल के सभी कार्यक्रम अगली सूचना तक के लिए स्थगित किए गए हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। जैसा कि शरद लगातार आपको बता रखे हैं कि आज एक बड़ा आयोजन था, गृह प्रवेशम कार्यक्रम था, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जुड़ने वाले थे। उस कार्यक्रम को स्थगित किया गया। साथ ही आज 12:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, कई मसलों पर उसमें चर्चा होने वाली थी, लेकिन उस बैठक को भी स्थगित किया गया। हाँ, जरूर इस मामले को लेकर आनंद फानन में एक बैठक जरूर बुलाई गई। उस बैठक में 2 मंत्रियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। साथ ही अधिकारियों से भी चर्चा की गई और इस पूरे मामले को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। लेकिन ये एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि कल होने वाले कार्यक्रमों को भी आगे जो आगामी आदेश है तब तक के लिए स्थगित किया गया है। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, अगर कल के कार्यक्रम भी स्थगित किए गए हैं तो क्या यह माना जाए कि सीएम भी अब पहुंचने वाले हैं, कल वे भी इस पूरे हादसे का मौका मुआयना करेंगे? देखिए, हो सकता है, क्योंकि ये कल का भी कार्यक्रम है जो मैं बता रहा था, उसमें वो कार्यक्रम स्थगित हुए। आज कैबिनेट की बैठक भी होनी थी और कैबिनेट की बैठक भी स्थगित की गई। मुख्यमंत्री ने आपसे कुछ देर पहले ही जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गोविंद सिंह राजपूत, उनको भी बुलाया है और मंत्रालय में अब गोविंद सिंह राजपूत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चर्चा हो रही है। और पूरे घटना की जो जानकारी है वो लेने के बाद ये भी देखा जा रहा है कि आखिरकार लापरवाही किस पहलू पर की गई। कल के कार्यक्रम के बारे में जैसा कि आपने कहा, कल दमोह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रस्तावित था, वो स्थगित किया गया है। आज संभवतः मुख्यमंत्री इसलिए भी नहीं जा रहे होंगे क्योंकि जब वीआईपी जाते हैं तो फिर जो अमला है वो कहीं ना कहीं उनकी देखभाल या उनको संभालने में लग जाता है। शायद ये वजह है कि आज वो ना जा रहे हों। लेकिन हाँ, उनका दौरा कल या उसके बाद में हो सकता है, ये इस बात की संभावना है। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है मुख्यमंत्री के वहाँ जाने की, लेकिन जा सकते हैं, ये बिल्कुल कहा जा सकता है। जो 2 मंत्री तुलसी सिलावट और रामखिलावन पटेल हैं वो ज़रूर घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। गोविंद सिंह राजपूत जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनसे कुछ देर पहले ही न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की और उन्होंने ये कहा भी कि जो डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं उनको भी घटनास्थल पर जाने के लिए कहा गया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, उनको
जो पूरी निगरानी है उसको करने की बात कही गई और ये बात करने कही गई कि आखिरकार कहाँ क्या कमी हो गई इसकी जांच करें। और एक दो और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिसके बारे में गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी कि जो बस थी उसका परमिट रद्द करने का फैसला कर दिया गया है। और जो ओवरलोड करने की बात आ रही है तो उसको लेकर उनका कहना था कि जो ओवरलोडिंग है वो दरअसल इस वजह से हुई कि एक परीक्षा रेलवे की वहाँ पर आयोजित होनी थी और क्रिकेट मैच भी था। इस वजह से जो युवा थे, छात्र थे, वो ज़्यादा बस में सवार हो गए और जब हादसे का शिकार हुए बस तो फिर कैजुअलिटी उनकी भी ज़्यादा हो गई। एक और पहलू ये निकल के आया कि जो तय रूट था उसको डाइवर्ट करते हुए बस जा रही थी, तो ये बात भी सही पाई गई है। 7 किलोमीटर का जो रूट है वो दरअसल इसलिए बस के जो ड्राइवर है उसने अपनाने की कोशिश की क्योंकि जहाँ से बस का तय रूट था वहाँ जाम लगा हुआ था, इस वजह से बस को वहाँ ले जाया गया। तो कई पहलुओं पर लापरवाही की बात भी सामने आ रही कि बस की स्पीड ज़्यादा थी, ओवरलोड थी। ये सारे अगर जांच पहले होती और सख्ती होती तो शायद ये हादसा रोका जा सकता था। लेकिन शरद, आपने भी जिस बात का जिक्र किया, परिवहन मंत्री ने भी उस और इशारा किया कि जाम वहां पर लगा हुआ था, इसी वजह से अब बस चालक है उसने रूट वहां पर बदला। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले 3 से 4 दिनों से स्थानीय रिपोर्टर जो हमारा है वो इस बात की जानकारी दे रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से वहां पर जो घाटी है उस पर जाम लगा हुआ है और यह अमूमन हर बार जाम की स्थिति वहां पर बनी रहती है। तो इससे निजात न मिल पाना यह भी एक बड़ी लापरवाही है, यह भी एक गंभीर समस्या है कि वहां पर स्थानीय जो ट्रैफिक अमला है वो आखिर कर क्या रहा है, क्यों वहां पर इस जाम को नहीं 3 दिनों से खुलवाया जा पाया। देखिए, बिल्कुल जो जानकारी लगी है स्थानीय सोर्सेज के मुताबिक वहाँ कोई निर्माण कार्य चल रहा था, इस वजह से वहाँ जाम की स्थिति बनी हुई थी। तो रूट डाइवर्ट को किया गया था तो गाड़ियाँ वहाँ पर फंस गई आके, इस वजह से जो बस का ड्राइवर था उसने दूसरा रूट लेने की कोशिश की और फिर ये पूरा हादसा जो है वो पेश आ गया। निश्चित तौर पर अगर हर पहलू की जाँच की जाएगी तो उसमें लापरवाहियाँ सामने आएंगी। अब जितनी गंभीरता दिखाई दे रही है इस घटना के हादसे के बाद, और ऐसा पहली बार नहीं है दीपेश, कोई भी हादसा हो हम आमतौर पर देखते हैं कि पूरा अमला एक्टिव हो जाता है, सरकार से लेके और स्थानीय प्रशासन से लेके अब ये हो जाएगा, अब रेस्क्यू किया जाएगा, अब अधिकारियों पर गाज गिरेगी। अगर ये सारा सिस्टम खुद से ही अपनी जो रूटीन प्रक्रिया है वही काम अगर करता रहे तो शायद काफ़ी हद तक इन हादसों को रोका जा सकता है। हालांकि फिर भी यहाँ देखना होगा कि वाकई में असली वजह इस हादसे की क्या रही, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन जो कड़ियाँ जुड़ रही हैं और स्थानीय लोग जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि रूट बदला गया, ओवरलोड हो गई, बहुत सारे इसमें छात्र भी चढ़ गए बस में, बस के जो यात्री पहले से उसमें मौजूद थे। तो अगर ये प्रक्रियाएं सारे विभाग डिपार्टमेंट अपनी अपनी जिम्मेदारियां पहले से ही निभाते रहें तो शायद ये ऐसे हादसे के बाद कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता दिखाने की स्थिति आएगी नहीं। लेकिन अब जो रेस्क्यू चल भी रहा है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कही थी, तो अब सिर्फ डेड बॉडीज ही निकल रही हैं वहाँ से, कोई जिंदा बच के निकला हो। लेकिन शरद, ये गंभीरताएं भी फौरी तौर की रहती है, तो वो ये गंभीरताएं भी फौरी तौर की रहती हैं, बहुत लंबे वक्त तक ये नजर आती नहीं है। इसी वजह से हर हादसे से हम सीखने की बात जरूर करते हैं और कहते हैं और उनसे सीखा जाता नहीं है। पहले भी कई हादसे प्रदेश में हुए, उन हादसों से भी हम सीखने की बात करते आए हैं, कहते आए हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सबक लेता हुआ दिखाई नहीं देता। आज भी ओवरलोडेड बसेस चलती हैं, आज भी बिना परमिट के बस चलती हैं, या फिर जो रूट रहता है उस रूट को छोड़कर दूसरे रूट पर बस जाती है। अनियंत्रित गति आज भी देखने को मिलती है। ये तमाम लापरवाहियां हैं और हर आम और खास इससे वाकिफ है, लेकिन उसके बाद भी सबक न लेना किस और इशारा करता है। और क्या एक बार फिर इस बड़े हादसे के बाद कोई सबक लेता हुआ नजर आएगा? देखिए, लगता तो नहीं है। ये गंभीरताएं हर बार हमने देखा है कि जब भी कोई हादसा होता है तो उन हादसों के बाद में ये गंभीरताएं दिखाई देती हैं। कुछ अधिकारियों पर हो सकता है गाज भी गिर जाए, कुछ को सस्पेंड भी कर दिया जाए, जांच कमेटी भी बना दी जाए, फिर उस जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सालों दर साल जांच चलती रहेगी, रिपोर्ट आती रहेंगी और फिर ये निकल के आएगा कि उसमें कोई दोषी नहीं था, वो हादसा अपने आप पेश आ गया या रफ्तार तेज़ थी इस वजह से हादसा हो गया। तो इस तरीके की जो नतीजे हैं वो कई बार सामने आते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर विभाग को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जो बस का चालक है उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि वो अपने साथ में कितने लोगों की ज़िंदगियां साथ लेकर चलता है। कोई भी बस जा रही है या कोई सार्वजनिक परिवहन की कोई गाड़ी है तो उसके साथ में कई सारे लोग यात्रा करते हैं, तो उस ड्राइवर की भी जिम्मेदारी है, फिर जिम्मेदारी उस विभाग की भी है
जिसको ये देखने की जिम्मेदारी दी गई है कि ड्राइवर सही से काम कर रहा है या बस का परमिट सही है या नहीं है, वो अपनी गति से चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर उस विभाग की भी जिम्मेदारी आती है कि सड़क सही है या नहीं है। अगर कोई पुलिया टूटी है तो उसको मरम्मत के लिए अगर किया भी जा रहा है तो डाइवर्ट का रूट भी सही बनाया जाए। और अगर कोई ऐसी जगह है जहां नहर है या कुछ है और वहां से कोई सड़क गुजर रही है तो वहां पर जो दिशा सूचक हैं वो भी लगाए जाए बेहतर तरीके से। तो सबकी जिम्मेदारियां अपनी अपनी है, इन जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं खामी है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी वजह है कि जो जिम्मेदारियां हैं वही जिम्मेदारियां जिम्मेदार अपनी निभाते नहीं हैं और उसका खामियाजा इस तरह से आम लोगों को भुगतना पड़ता है जो आज देखने को मिल रहा है। साथ में रखे शरद, आप हमारे सहयोगी हरीश वहां पर मौजूद हैं, ताजा अपडेट ले लेते हैं। हरीश, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से रेस्क्यू का काम आगे बढ़ रहा है? जो नहर में गिरी हुई थी उसको अब प्रशासनिक अमले की टीम ने उसको बाहर निकालने का काम कर लिया। बस जो है पूरी तरह से बाहर आ चुकी है। हालांकि उसमें अब देखा यह जा रहा है कि कितने लोग जो हैं तो अभी और तो बस में फंसे नहीं है, या तमाम जो पानी में से कुछ लोग बहे तो नहीं है। इन तमाम पहलुओं पे प्रशासन अभी अपनी जांच परख कर रहा है। और जो है तो बस जो है तो बस को अब पूरी तरह से पानी जो कम हो गया है, बस को ऊपर यानी नहर के ऊपर यानी कहना चाहिए कि उसको बस को ऊपर निकाल लिया गया है। हालांकि अब उसके अंदर भी बस के अंदर भी खगाले जा रहे हैं कि अभी इसमें और तो लोग नहीं फंसे हुए हैं और क्या कुछ स्थिति है। तो ये अभी जो कह पाना मुश्किल होगा दीपेश कि अभी कितने लोग बस में सवार थे और कितने लोग जो हैं तो बह चुके हैं। ये तमाम बातें हैं दीपेश जो अस्पष्ट होंगी, क्योंकि जो मृतक हैं तो मृतकों के जब परिजन पहुंचेंगे और अपनी जो बॉडी की पहचान करेंगे, इसके बाद सारी चीजें खुलासा होगा कि। और हरीश, जिस दिशा में ये नहर बह रही है, शायद आप बता रखे हैं कि यूपी तक ये नहर जाती है, तो क्या उस रास्ते में कोई एक बैरियर लगाया गया है कि जो यात्री हैं वो अगर इस बस के जरिए इस नहर में समाये होंगे तो वो बहकर ना गए हों, उसको लेकर क्या कोई अभी तक इनपुट मिल पा रहा है? देखिए रितेश, प्रशासनिक इंतजाम तो इस तरह से अभी कुछ किया नहीं गया है, लेकिन इतना जरूर है कि यूपी के लिए नहर जाती है इसको डाइवर्ट कर दिया गया है सिहावल की तरफ कि वहां पानी न जाए, और सिहावल की ओर इसको डाइवर्ट कर दिया है। सिहावल इलाके की ओर पानी जाने लगा है। लेकिन तमाम जो इस तरह की जो पहलू हैं कि इसमें और कितने लोग फंसे होंगे या बह गए होंगे, इन पे अभी क्योंकि सारी चीजें कंफर्म नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जो मौत का जो आंकड़ा है तो जब यहाँ मृतक के परिजन पहुंचेंगे इसके बाद ही कंफर्म हो हुए हैं या सत्य। हरीश, क्या बस संचालक की कोई जानकारी मिल पाई है? वो पहुंचाए गए यहाँ पर? बस का ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में कोई अपडेट मिल पाया है? देखिए जी, यह अभी कहना मुश्किल है कि बात कह सकते हो सकता है कि बस में सवार रहे हों, उनकी भी अंदर ही मौत हो गई हो। तो ये चूंकि जो 7 लोग बस से जो बाहर निकल आए थे उसमें भी शायद महिला और बच्चे शामिल थे, लेकिन उनका भी इस हादसे के बाद से कहीं रता पता नहीं चल रहा है कहाँ। हालांकि ये प्रथम दृष्टया जरूर बताया जा रहा था कि उनको संजय गांधी जिला में रेफर करा दिया गया है, उनकी हालत गंभीर थी। लेकिन जिस तरह से पूरा ये जो वाकया सामने है इसके बाद से जो हर पहलू पे प्रशासन तो अपनी जांच परख कर रहा है, लेकिन यह कह पाना भी मुश्किल है दीपेश की ड्राइवर जो है या चालक है या परिचालक है तो बचे होंगे या उनकी भी मौत हो चुकी है। तो ये जल्दबाजी होगी मुझे कह पाना। हालांकि इन सभी तमाम पहलुओं पे भी जांच परख जारी है और जांच परख के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। जी दीपेश। हरीश, अभी रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है? क्या कोई स्ट्रेटेजी के तहत रेस्क्यू यहाँ पर चल रहा है? बस को बाहर निकालने का काम जैसा कि आप बता रखे हैं चल रहा है, इसके अलावा क्या कोई दूसरी टीम इस नहर में गोताखोरों की है या SDRF की है, होमगार्ड के जवानों की मौजूद है जो उन यात्रियों को तलाश रही होगी जो नहर में बह गए हैं? इन तमाम उस पे चूंकि प्रशासनिक जो यहाँ NDRF की टीम थी वो अपना 2-3 चक्कर जो है पानी के अंदर लगा चुकी है और ये दावा भी कर रही है कि पानी के अंदर यहाँ लोग नहीं बचे हुए हैं, सबको बाहर निकाल दिया गया है। तो जो है तो हालांकि प्रशासनिक की ओर से दावा भी कर दिया गया है कि इसके अंदर अब जो है लोग जो हैं तो पानी में नहीं होंगे, पानी में बहे नहीं है, क्योंकि बस के अंदर ही सब लोग थे सबको। हालांकि एक जो टीम है NDRF की तो वो टीम अभी भी पानी के अंदर ही अपनी जो है तो जांच परख कर रही है। हालांकि तो किन कैसे चूंकि लंबा एक नहर का जो है तो कई किलोमीटर की एरिया है, तो कई किलोमीटर की इलाका है,
तो इसमें सभी जो है तो एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगी हुई है और तमाम उस पे जांच परख कर रही है कि और अगर लोग इस पे नहर के अंदर फंसे होंगे जी या बहे होंगे तो उनको भी बाहर निकालने की कवायद करेगी। बिल्कुल, उनको भी बाहर निकालने की कवायद की जाएगी। हरीश, लगातार आप नजर बनाए रखें, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है, लगातार मध्य प्रदेश को माफियाओं से मुक्त बनाने की कोशिश जारी है। यह भी एक तरह के माफिया हैं जो परिवहन का धंधा करते हैं, जो इस तरह के बिना परमिट के बसें चला लेते हैं, जो अनियंत्रित बसों को परमिशन देते हैं। यानी कि मैं उन संचालकों की बात कर रहा हूं जिनकी प्राइवेट बसें चलती हैं, और साथ ही साथ अब ड्राइवर को लेकर भी किसी तरह का कोई अपडेट नहीं होता है, किस तरह का ट्रेंड है भी नहीं है। शराब पीकर भी कई बसें चलती हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं माफियाओं का राज इस स्तर पर भी चल रहा है। तो क्या अब इस हादसे के बाद इस तरह के माफियाओं पर भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल, अगर किसी तरीके से गलत बात पाई जाती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत परमिट या गलत आधार पर बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा हो, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक बस का परमिट था और उसका फिटनेस का भी सर्टिफिकेट था। ये बात खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कही है। ये और बात है कि उसका परमिट, जो बस है उसका परमिट रद्द कर दिया गया है। तो जो हादसे में बस हुई है उसका परमिट तो था, लेकिन हाँ, अगर ऐसी कोई बात होती है कि जिसका परमिट ही ना हो, ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो ही ना हो, तो फिर निश्चित ही ये सोचने की बात है कि क्या ऐसा भी हो रहा है। इस घटना में कम से कम ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, लापरवाही तो हुई है। वो लापरवाही निकल के सामने आना है कि आखिरकार क्या वजह रही, क्योंकि ड्राइवर से पूछताछ जब होगी, अगर अभी तो ये देखना होगा कि ड्राइवर किस स्थिति में है, तो फिर वो बताए। अगर बताने की स्थिति में होगा भी तो, क्योंकि वहाँ स्थानीय हरीश ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या स्थिति है ड्राइवर को लेकर। लेकिन बहुत सारी बातें तब साफ होंगी जब पूरी स्थिति क्लियर होगी कि बस हादसे का शिकार कैसे हुई, क्या रफ्तार वाकई में तेज़ थी, क्या ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। ओवरलोड की बात तो सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है जो डेड बॉडीज़ हैं निकलने की, उससे एक बात तो लग रहा है कि यात्री तय सीमा से ज़्यादा थे। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो अब जांच होगी तो फिर सामने आएगा, और ये भी पता चलेगा कि लापरवाही किस हैंड पर आखिरकार की गई है। बिल्कुल, शरद साथ में रखें। हरीश अगर हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, जो बस बाहर निकली है, क्या वो देखने में समझ में आ पा रहा है कि सिंगल डोर बस थी या डबल डोर बस है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। जुड़ने का प्रयास करेंगे और फिर जानेंगे कि आखिर बड़ी बस है या फिर यात्री जो है, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि क्षमता से बहुत ज्यादा बैठे हुए थे। लेकिन शरद, सवाल यही कि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, मंत्रियों को रवाना किया गया है, रिपोर्ट अब तलब की जाएगी, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हर स्तर पर अब जो एक्टिविटी है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जो तेज एक्टिविटी है, इस तरह की एक्टिविटियां लगातार जारी रखें, लगातार इस तरह के मॉनिटरिंग होती रहे, तो क्या इस तरह के हादसे फिर अब शायद कह सकते हैं कि नहीं हो और उनसे फिर बचा जा सके? देखिए, बिल्कुल बचा जा सकता है। और मॉनिटरिंग से ज़्यादा बात इस बात की है कि जो डिपार्टमेंट हैं या जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी कम से कम निभा ले तो ही बात बन सकती है। काफ़ी हद तक इन हादसों को कम किया जा सकता है। अभी कुछ दिनों पहले ही सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत तमाम जो कागजात हैं उनकी चेकिंग करते हुए देखा गया। ये हमने देखा है कि जब कागज या लाइसेंस चेक करने की बात हो तो आमतौर पर चौराहों पर गाड़ियों को रोक लिया जाता है और उनके लाइसेंस चेक किए जाते हैं, चालान काटे जाते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियां हैं वो किस हालत में चल रही हैं, जहां ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हेलमेट नहीं लगाया है तो 2 मिनट में आपका शहर में चालान कट जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी बस तय सीमा से ज़्यादा यात्रियों को लेकर चल रही है, उस पर किसी डिपार्टमेंट का ध्यान नहीं है। क्या ट्रांसपोर्ट के जो चौराहों पर खड़े होकर बिना हेलमेट वालों का, हालांकि उनके भी चालान कटने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जस्टिफाई किया जाना चाहिए, चालान जो लापरवाही करे उसका चालान कटे, लेकिन अगर कोई इतनी बड़ी लापरवाही करे तो फिर उस लापरवाही को अनदेखा करने वालों के खिलाफ कितने का चालान कटना चाहिए, ये भी तो तय होना चाहिए। आखिरकार क्या सिर्फ सस्पेंड हो जाने से या जांच में दोषी पाए जाने से, हटाए जाने से ही कार्रवाई पूरी हो जाएगी? तो ये चालान कटने की व्यवस्था तो उनकी भी होनी चाहिए जिन्हें ये अधिकार दिया गया है कि अगर नियम का उल्लंघन होता है तो उनका चालान कटेगा। तो निश्चित ही अगर जिम्मेदारी तय हो जाएगी तो फिर ये जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, वो काफी हद तक कम की जा सकती हैं। जिम्मेदारियां तो तय हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी समझकर
उसका अनुसरण करे और उन जिम्मेदारियों को समझते हुए उस पर काम करे, यही सबसे बड़ी बात है। चूंकि आज बसंत पंचमी का दिन भी है, तो फिर वाग्देवी से यह भी प्रार्थना कर ली जाए कि इस तरह लोगों को बुद्धि मिल जाए कि वो कम से कम अपनी जिम्मेदारियों का अनुसरण करें और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए काम कर ले, तो ही शायद इस तरह के हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है। खैर, साथ में रखें शरद, एक बार फिर से बड़ा अपडेट दे देते हैं। अभी तक का जो घटनाक्रम हुआ है उसके अनुसार लगातार ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि फिलहाल 38 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। रेस्क्यू का काम लगातार अब भी जारी है। इसके अलावा फौरी तौर पर बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली और उस बैठक को लेने के बाद 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई कि वो घटनास्थल पर जाएं और मौका मुआयना करके रिपोर्ट दी जाए। इसके अलावा 5-5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार ने मृतकों के परिजनों को दे दिया है। एसडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर रेस्क्यू कर रही है। एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने की भी जानकारी है। तो इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर